तो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत हो। अगर आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स में 70 में से 70 नंबर अचीव करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के जो आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसका पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं 18 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसने उन सारे क्वेश्चन को नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर के उसे क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। ठीक, तो ये इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि 5-5, 6-6, 7-7 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को इस सीरीज के अंतर्गत फॉलो कीजिए और जितने भी पार्ट मैंने इसमें कराए हैं उसे आप लोग देख लीजिए और साथ में जो आने वाले पार्ट हैं उन्हें भी आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, अगर आप लोग अपनी क्लास 12 फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और जरूरी चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। 3 जनवरी तक के लिए ऑफर है, जिसमें केवल 100 रुपीज में सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, यानी कि आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मात्र 100 रुपीज में आपको मिल रहे हैं। और अगर आप लोग 3 जनवरी रात 12 बजे के बाद अगर इसे ज्वाइन करते हैं तो आपको 150 का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, तो जिनको भी ज्वाइन करना है बहुत जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 100 रुपीज केवल पेमेंट करना पड़ेगा आपको, जिसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने क्लास 12 फिजिक्स की जो पूरी बुक होती है उसमें से जो आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनकी सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 2 पार्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने 18 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक, उसके आगे के जो क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 19वें क्वेश्चन से आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए, ताकि आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। साथ में इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही मैं वीडियो को शुरू करते हैं मेरा टाइम को वेस्ट करते हुए, तो अब 19वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक, तो चलिए उससे वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं जो अपना 19वां प्रश्न क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इसमें आपको बताना है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो अनुगमन वेग होता है उससे आप क्या समझते हैं, उसकी आपको परिभाषा देनी है। देखिए ये आपको बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए कम से कम ये 10 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, साथ में इसकी परिभाषा आपको याद करनी है, साथ में इसके फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस पे सवाल भी आते हैं। ठीक है, अनुगमन वेग पे तो यहाँ पे केवल पूछा गया क्या, अनुगमन वेग की परिभाषा। तो हम लोग यहाँ पे केवल अनुगमन वेग की परिभाषा यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बाद में। पहले हम देखते हैं क्या होता है अनुगमन वेग। देखिए जब चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ दी जाती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से चालक के भीतर ऋण से धन विभव की ओर गति करते हैं। ठीक है, जब किसी चालक पे जब हम बैटरी जोड़ देते हैं तो उनके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने नियत वेग से, समान वेग से चालक के भीतर कम पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मतलब ऋण विभव से धन विभव की तरफ गति करते हैं। इस नियत वेग को ही हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, इसका मान कितना होता है, इसका मान 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है। ठीक है, इसे हम लोग BD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपका यह प्रश्न हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो आपका अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 20 क्या है। देखिए वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में संबंध लिखिए। इसमें आपको बताना है कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। ठीक है, इसको रिलेशन आपको लिखना है। ठीक है, ये आपके परीक्षा में देखिए 2008 में, 10 में, 15 और 17 में 4 बार ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है इसमें देखिए आपका ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इसमें आपको ज्यादा डेरिवेशन नहीं करना है, केवल आपको उसमें लिख देना है उसका फॉर्मूला, जो रिलेशन बनता है वही आपको लिख देना है, क्योंकि ये आपका अति लघु में आया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें दोनों में संबंध क्या होता है। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, I बराबर NE/ABD, मतलब जो धारा होती है वो NE/BD के साथ रिलेशन में है। ठीक है, तो क्या होता है I बराबर NE/BD। I क्या यहाँ पे, I ये धारा है, N क्या है एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A क्या है यहाँ पे ये है एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट या परिच्छेद का क्षेत्रफल है। यहाँ BD क्या है, BD है अनुगमन वेग। ठीक है, तो दोनों के बीच में ये रिलेशन बन गया, I बराबर क्या होगा NE/ABD। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, ये आपको होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 क्या है, देखिए इसमें है किसी चालक के एक सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। इसमें भी देखिए इसमें भी आपको अनुगमन वेग में और उसके वोल्टेज के बीच में संबंध बताना है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में देखिए 4 बार ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी संबंध इसमें संबंध टाइप के जो फॉर्मूले जितने बनते हैं इसमें आपको सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबको याद भी कर लेना है। ठीक है, इसमें भी देखिए आपके अति लघु में आया है, इसलिए आपको सिर्फ फार्मूले लिख के और सारे चीज को डिनोट कर देना, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल जाए। ठीक है, क्या होता है दोनों में संबंध देख लेते हैं। विभवांतर तथा के अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, VD बराबर EV/μ/ml। ठीक है, ये दोनों के बीच में संबंध होते हैं। यहाँ पे BD क्या है,
अनुगमन वेग है, v क्या है, वोल्टेज है मतलब विभवांतर है, e क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। यहाँ पे l क्या है, ये है चालक की लंबाई, और यह मास है, और टाउ क्या है, यहाँ पे टाउ है श्रांति काल, ठीक है। तो आपका ये प्रश्न हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब बढ़ते हैं, अपना अगला प्रश्न क्या है, तो प्रश्न नंबर अपना 22 है। इसमें बताना है आपको, प्रश्न नंबर 22 क्या है, अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। इसमें आपको बताना है जो अनओमीय प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, ठीक है। आपके देखिए बोर्ड परीक्षा में 2005 में 9, 10 और 19 में 3 बार आ चुका है आधी लघु उत्तरीय में, ठीक है। तो इसको आपकी इसकी परिभाषा आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन मतलब पूर्णतः पालन नहीं करे उसे हम लोग अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। जो ओम का नियम होता है उसमें जो होता है जो ओम का जो ओमीय परिपथ होते हैं उसमें जो होता है जो प्रतिरोध होता है वो कम नियत होता है, जबकि अनओमीय में प्रतिरोध नियत नहीं होता है, इसमें बदलता रहता है, ठीक है। इसलिए इसके यह जो है ओम के नियम का पालन नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर विद्युत बल्ब का तंतु व डायोड बल्ब जो होते हैं वो अनओमीय प्रतिरोध के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो अपना प्रश्न नंबर 23 मतलब 23 है। देखते हैं क्या है। तो आपका प्रश्न नंबर 23 क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्यों बीमा लिखिए। इसमें आपको बताना है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है, उसकी बीमा भी बतानी है आपको, ठीक है। देखिए 2011 में, 12 में, 13 और 17 में ये 4 बार ये भी पूछा गया, ठीक है। तो इसका इसकी डिफिनेशन, साथ में इसका फार्मूला, साथ में इसकी बीमा भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके भी आने की संभावना आपकी परीक्षा में है, ठीक है। तो हम लोग से देखते हुए चलते हैं क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक के एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार के प्रतिरोध को चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब जो भी जैसे कोई चालक है तो उसका जो एक लंबाई होगी एकांक लंबाई एवं उसकी एकांक अनुप्रस्थ मतलब उसका जो एरिया होगा और उसका जो प्रतिरोध होगा उसी को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे मिल जाएगा क्या, विशिष्ट प्रतिरोध आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर क्या होगा, देखिए ये क्या है, रेजिस्टेंस है मतलब प्रतिरोध, और ये क्या है, एरिया है, और ये यल क्या है, उसकी लंबाई है। तो क्या हो जाएगा, रो बराबर R इंटू ए अपान एल हो जाएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर होता है। ओम कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आर है, जो आर है क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और यहाँ पे एरिया का क्या होता है, एरिया होता है एल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक एल से एक एल कट जाएगा, उसके बाद एक एल बचेगा। तो जो एल बचेगा, दूरी का लंबाई क्या, जो दूरी होती है लंबाई होती है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो क्या ओम इंटू मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, ml³ t-3 a स्क्वायर आपका इसकी बीमा हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो प्रश्न नंबर 24 है उसको देखते हैं। क्या बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 24 क्या है, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रा लिखिए। इसमें आपको बताना है कि विशिष्ट चालकता क्या होती है, उसका फार्मूला लिखना है, साथ में उसका मात्रक भी लिखना है। देखिए आपकी वो परीक्षा में 2009 में, 12 में और 14 में 3 बार ये भी रिपीट है। देखिए इसमें विशिष्ट चालकता हो गई, ओमीय प्रतिरोध हो गया, अनोमीय प्रतिरोध हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी आधी लघु उत्तरीय में आने के चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या होता है विशिष्ट चालकता। देखिए किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्यतिक्रम को उस पदार्थ का विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसी को आप लोग उल्टा कर दीजिए तो आपको विशिष्ट चालकता मिल जाएगी, ठीक है। ये इसमें लिखा, देखिए किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्यतिक्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब हम लोग जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसी को उल्टा कर दीजिए, 1 अपान कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा क्या, विशिष्ट चालकता मिल जाएगी, ठीक है। देखिए यदि किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है तो विशिष्ट चालकता क्या जाएगी, सिग्मा बराबर 1 अपान रो, मतलब इसी को उल्टा कर दिए, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए इसका मात्रक क्या होता है, विशिष्ट जो विशिष्ट प्रतिरोध आपने पढ़े उसका मात्रक क्या पढ़े आप लोग, ओम इंटू मीटर पढ़े थे ना। तो इसी को उल्टा कर दिया क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, मतलब ओम की पावर -1 मीटर की पावर -1, इसका मात्रक यही हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की, जो प्रश्न नंबर 25 जो है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अपना अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। देखिए क्या है, इसमें पूछा है आपसे किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। इसमें आपको बताना है कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या है, इसमें 2013 में, 16 और 18 3 बार ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो इन सब जितने सवाल आपको कराए जा रहे हैं सबको आपको नोट कर लेना है, साथ में इसको आपको ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। जब जो जैसे मान लीजिए कि सेल के दो प्लेट है, उनके बीच के जो वैद्युत धारा बह रही है, ठीक है, जब उसमें हम कोई अवरोध उत्पन्न करते हैं तो वही जो अवरोध आता है वही आपका होता है क्या, आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। धारा आयनों के द्वारा जो उसमें बीच में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है वही होता है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध। जो जैसे मान लीजिए कि दो सेल हैं, उनके बीच में धारा बह रही है, उसके आंतरिक में धारा आयनों के द्वारा जब कोई अवरोध उत्पन्न किया जाएगा तो उसे हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 26 की तरफ। क्या है देखते हैं, यह आपका प्रश्न क्या है, किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व
जे में क्या संबंध है। इसमें आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व में जो रिलेशन होता है आपको इसको बताना है, क्योंकि ये देखिए रिलेशन वाले सवाल बहुत आते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ को नोट कर लेना है और साथ में पढ़ते रहना है, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में अगर ये सवाल आ जाए तो आपको गलत ना हो। ठीक है, क्या होगा देखते हैं। देखिए आपको 2006 में, 8 में, 14 और 18 में 4 बार ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो पहले हम लोग पहले हम लोग इसका देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए किसी चालक की विशिष्ट चालकता आपने अभी पढ़ी, क्या होता है, सिग्मा बराबर 1/ρ, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। क्या होता है, विशिष्ट चालकता। ठीक है, जहाँ पर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। अब हम लोग आपको एक फार्मूला और होता है जो विशिष्ट प्रतिरोध का होता है। क्या होता है, रो बराबर E/J। ई क्या है यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जे क्या है, धारा घनत्व होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद यही फार्मूला उठा के हम लोग यहाँ पे भी रखेंगे। देखिए तो सिग्मा बराबर क्या, 1/ρ है। अब 1/ρ, अब जहाँ पर रो है वहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, E/J रख देंगे। ठीक है, E/J रख दिए, ये जे ऊपर चला जाएगा, J/E हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर J/E, और उसके बाद जे बराबर क्या, जे को इधर रखिए, ई को इधर रखिए, क्या हो जाएगा, जे बराबर सिग्मा इंटू ई। ये आपका क्या हो गया, जो आपका रिलेशन पूछा गया था। देखिए वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व में जो रिलेशन बन गया ना आपका, दोनों में रिलेशन ये आ गया, जे बराबर ई इंटू सिग्मा। ठीक है, आपका रिलेशन ये आ गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 27 है। जो आपका प्रश्न नंबर 27 क्या है, विभव मापी द्वारा मापे गए सेल का वैद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों होता है। इसमें आपको बताना है कि जो विभव मापी होते हैं उनके द्वारा मापे गए सेल का वैद्युत वाहक बल यथार्थ ही क्यों होता है। ठीक है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2008 में, 9 में और 16 में 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है, साथ ही इसका लॉजिक भी आपको रीजन भी पता होना चाहिए। ठीक है, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में इसको लिख पाए। ठीक है, अब देखिए क्यों होता है, क्योंकि विभव मापी से पाठ्य मतलब जो रीडिंग ली जाती है विभव मापी से तब लिया जाता है जब परिपथ में परिमाणी धारा जो होती है वो शून्य होती है, मतलब करंट, जो परिमाणी धारा होती है, करंट होती है, वो शून्य होती है, अर्थात सेल खुले परिपथ में होता है। ठीक है, इसीलिए तथा यह अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्टमीटर के तुल्य होता है। इसीलिए जो विभव द्वारा मापे गए सेल का जो वैद्युत बल होता है वो यथार्थ होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो हम लोग जब इसमें मापते हैं, जब उसका रीडिंग निकालते हैं, तो उसमें जो परिमाणी धारा होती है परिपथ में वो शून्य होती है। ठीक है, और सेल जो सेल होते हैं वो खुले परिपथ में होते हैं, तथा यहाँ जो देखिए, तथा यह अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्टमीटर के तुल्य होता है। इसलिए इसके जो विभव मापी के द्वारा जो मापे जाते हैं सेल का वैद्युत बल वो यथार्थ होता है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न क्या है, देखिए जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है। इसमें आपको बताना है किरचॉफ का प्रथम नियम, मतलब किरचॉफ का धारा का नियम आपको बताना है। प्रश्न नंबर 28 क्या है, किरचॉफ का धारा का नियम लिखिए। आपकी परीक्षा में 13 में, 18, 19 3 बार आया गया है। ठीक है, इस पर सवाल भी आता है। ठीक है, तो वो सवाल भी हम लोग कर लेंगे, जिससे आपको अगर आपको इसकी परिभाषा पूछे, पहला नियम पूछे तो आप बता दें, अगर इसका क्या कहते हैं इस पर सवाल पूछे तो अभी आप बता ले जाए। ठीक है, ठीक है, क्या होता है किरचॉफ का नियम, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। मतलब जिससे भी आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों का योग क्या हो जाएगा, जितने आएंगे उतने जाएंगे, तो मतलब दोनों का योग क्या होगा, समेशन जो होगा टोटल वो 0 होगा। ठीक है, ये लिखा है इसमें, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब जिसे ये धारा जा रही है इधर, ये आ रही है, दोनों का जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। अर्थात ये लिखा हुआ है पूरा जो जितनी करंट होगी उसका समेशन कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, वही लिखा है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में से क्या कह सकते हैं, यह भी कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये होगा आपका किरचॉफ का पहला नियम, मतलब पहला नियम कह सकते हैं, या फिर किरचॉफ का धारा का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29 क्या है, देखिए ये है, आपको बताना है इसमें, बीटस्टोन क्षेत्र में यदि सेल तथा धारा मापी की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए तो संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों पड़ेगा। ठीक है, यह आपकी परीक्षा में 2008 में, 9 में, 14 में, 17 में 4 बार आया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जितने सवाल आपको कराए जा रहे हैं इसको आपको नोट कर लेना है, या अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मैसेज कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इससे आपको बोर्ड परीक्षा बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, कम से कम 95% संभावना है कि यही सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको इस तरह से इसको बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। देखिए जब हम लोग बीटस्टोन क्षेत्र में यदि सेल तथा धारा मापी किसी को बदल देंगे आपस में, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव उस पर पड़ेगा ही नहीं। क्यों, देखिए इसका कारण यह है कि सेल तथा धारा मापी बीटस्टोन क्षेत्र के विकर्णों के सिरों पर जुड़े होते हैं। जो सेल होता है और धारा मापी होता है वो जो बीटस्टोन ब्रिज होता है उसके विकर्ण पे जुड़े होते हैं। ठीक है, और किसी भी एक विकर्ण के सिरों के बीच में सेल जोड़ने पर दूसरे विकर्ण के सिरों पर समविभव होने का मतलब, अगर हम लोग एक विकर्ण के सिरे पर सेल जोड़ देंगे तो उसका दूसरा जो विकर्ण होगा वहाँ पे समविभव, मतलब वहाँ पे भी विभव होगा वो समान होगा, इसलिए इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सेल संतुलन में अपना बरकरार रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। आपका आखिरी प्रश्न इस वीडियो का देखिए क्या है, अभी आपने जो पढ़ा है धारा का नियम उसी पे बेस्ड है। देखिए ये सवाल उसी पे बेस्ड है।
क्या है, दिए गए चित्र में वैद्युत धारा आई का मान होगा। इसमें आपको बताना है कि जो ये देखिए ये आई का मान आपको इसमें बताना है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 और ये 5 धाराएं दी हुई, उसमें से आपको आई का मान निकालना है, ठीक है, क्योंकि आई नहीं दिया हुआ और सारी धाराओं का मान गिवन है, मतलब दिया हुआ है, ठीक है। ये आगे परीक्षा में देखिए 2008 में, 11 में, 16 में, 18 में 4 बार ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है सवाल को हम लोग देखते हैं। क्या किरचॉफ के धारा के नियम से पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या होता है किरचॉफ का जो धारा का पहला जो नियम होता है हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आने वाली धारा होती है और जो जाने वाली धारा होती है, दोनों का जो दोनों होती है उनका बराबर होती है, मतलब दोनों का समेशन क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग क्या हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर हैं तो 0 आएगा ना, इसलिए। तो हम लोग देखते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग कितना है, संधि की तरफ कौन धाराएं आ रही है, देखिए ये आई आ रही है संधि की तरफ और ये 10 आ रहा है, 10 की जो एम्पियर की धारा आ रही है संधि की तरफ आ रही है, ठीक है। तो क्या लें 10 प्लस आई बराबर संधि से दूर कौन जा रही है, 3 एम्पियर की धारा, 4 एम्पियर की धारा और 6 एम्पियर की धारा संधि से दूर जा रही है, ठीक है, बाहर निकल रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर लिख लिया, ठीक है। तीनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13 और ये कितना हो जाएगा 10 प्लस आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर 10 में से 10 13 में से 10 घटा लेंगे तो कितना 3 एम्पियर आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से ये आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एम्पियर आपकी आ गई, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।